बच्चे की मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए निरंतर प्रयास कीजिए। विकास प्रकृति का नियम है। शारीरिक विकास में प्रकृति बच्चे की मदद करती है, लेकिन बच्चे के मानसिक विकास हेतु उचित वातावरण का निर्माण करना हमारा कर्तव्य है। बच्चे को जीवन और जगत की सुंदरता समझने और जानने की शिक्षा मिलनी चाहिए। केवल तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाला इंसान तो शिक्षा प्राप्त जानवर की तरह ही रहेगा। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति केवल तकनीकी शिक्षा देने का काम कर रही है। यह हमारे बच्चों को व्यक्तित्व तो देती है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाने की उसमें क्षमता नहीं होगी। आज की शिक्षा बच्चे को पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी या व्यवसाय के लिए तैयार तो करती है, लेकिन उन्हें अच्छे जीवन के लिए तैयार नहीं कर पाती। एक माता पिता के रूप में हम भी बच्चों को परीक्षा में अच्छे अंकों से पास कराने की मैराथन दौड़ में दौड़ा दौड़ा कर थका देते हैं, और हल यह होता है कि बच्चा जीवन की दौड़ में पीछे रह जाता है। गुजराती में एक कहावत है, भणियो पण गणियो नहीं, जिसका अर्थ है कि शिक्षा तो प्राप्त कर ली है, पर जीवन के लिए जो जरूरी ज्ञान है वह ही प्राप्त नहीं किया। इसी बात को आज की शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़कर देख सकते हैं कि पढ़ाते तो हैं पर सिखाते कुछ नहीं। पढ़ाई में अव्वल रहने वाले कई बच्चों को जीवन में मायूस होते हैं और डिप्रेशन का शिकार बनते या आत्महत्या करते हुए हम देखते हैं। आए दिन अखबार में ऐसी खबरें आती हैं जो हमारी बात की पुष्टि करती है। दूसरी ओर स्कूल में पढ़ाई के समय सबसे पीछे रहने वाले और कमज़ोर माने जाने वाले बच्चों ने आगे चलकर देश, दुनिया और समाज में अपना उच्चतम स्थान प्राप्त किया है, संसार को नई राह दिखाई है। न्यूटन, एडम गोल्ड स्मिथ, स्वामी दयानंद सरस्वती, गांधी जी और स्वामी विवेकानंद, वाल्ट डिज्नी, बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड जैसे कई लोगों के दृष्टांत हमारे सामने हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन, जिन्होंने अमेरिका में राष्ट्र प्रमुख जैसा गौरवशाली पद प्राप्त किया था, वह एक विधवा औरत के पुत्र थे। अपनी खराब आर्थिक परिस्थिति के कारण वह केवल तीसरी कक्षा तक ही शिक्षा ले पाए थे। तीसरी कक्षा तक ही पढ़े होने के बाद भी वह अपनी विशेषताओं और मेहनत के कारण राष्ट्र प्रमुख बन गए थे। अरे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात लीजिए। उन्होंने भी तो कितनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सारे प्रमाण पत्र जला दिए थे। केवल नैतिक मूल्यों पर जोर देते हुए वह आज देश सेवा कर रहे हैं। उन्हें एक बार पूछा गया था कि आप भारत के राष्ट्रपति भी हैं और एक महान वैज्ञानिक भी हैं, आपने इस देश को बहुत शक्तिशाली बनाया है, आपकी इतनी बड़ी उपलब्धि के पीछे किसका हाथ रहा है? डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, मेरी माता का। पूछने वाले को आश्चर्य हुआ। उसने उनसे पूछा, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी माता तो अशिक्षित थी, उन्होंने आपको ऐसी बौद्धिक और वैज्ञानिक सफलता पाने में कैसी मदद की? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया, हाँ, आपकी बात सच है। मेरी माँ ने मुझे कोई बौद्धिक या वैज्ञानिक ज्ञान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि पुरुषार्थ करने से कभी थकना नहीं चाहिए, नाकामयाबी से कभी डरना नहीं चाहिए, जी जान से मेहनत करनी चाहिए और ईमानदारी से रहना चाहिए। उनसे मिली इसी जीवन शिक्षा ने मुझे कामयाबी दिलाई है। अब आपको सोचना है कि कौन सी शिक्षा सही है। इन सभी उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि माता पिता अगर अपने बच्चों को व्यवसाय लक्ष्य शिक्षा ना दे तो चलेगा, लेकिन बच्चों को जीवन लक्ष्य शिक्षा देना हमारे सर्वप्रथम कर्तव्य है। हमें बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें मानसिक रूप से भी समर्थ बनाना चाहिए। मैं पढ़ाई गलत है ऐसा नहीं कहता। आज के कंपटीशन के युग में बच्चों के लिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है, इसलिए हम उन्हें अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजकर कई माता पिता अपना कर्तव्य पूरा होने का संतोष मानते हैं। यह बहुत गलत बात है।
उपनिषद में कहा गया है कि एक माता 100 शिक्षा के बराबर होती है। लेकिन एक बात खास ध्यान में रखनी चाहिए कि अच्छे स्कूल आपके बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन बच्चे का मानसिक विकास करने की, उसे जीवन शिक्षा देने की, उसे अच्छी आदतों की शिक्षा देने की जिम्मेदारी और कर्तव्य हमारा ही है। विदेश से वापस लौटने के बाद मद्रास के एक व्याख्यान में श्री स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारे आजकल के स्कूल और कॉलेजों में धर्म और नीति विहीन शिक्षा दी जाती है। हम आगे नहीं बढ़ पाते और हमारा विकास नहीं हो पा रहा। इसका एक प्रमुख कारण यह है। इसी कारण हमारे देश के बच्चों और युवाओं का चरित्र टूट जाता है। इसलिए आज की पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए स्कूल और कॉलेजों की जिम्मेदारी हमें उठानी चाहिए। वर्तमान समय में यह परिस्थिति दयनीय होती जा रही है, इसलिए सभी माता पिता को जागृत होने की ज़रूरत है। एक स्कूल या कॉलेज की जिम्मेदारी स्वीकार करना असंभव लग सकता है, लेकिन मैं तो आपको आपके बच्चे के मानसिक विकास की जिम्मेदारी उठाने की बात करता हूँ। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। हम अपने बच्चों की शारीरिक ज़रूरतों पर जितना ध्यान देते हैं, उतना ही ध्यान अगर उनकी मानसिक ज़रूरतों का रखें तो हर बच्चा महान बन सकता है। एक किसान खेत में बीज बोकर उसे सिर्फ कुदरत के भरोसे ही नहीं छोड़ देता, बल्कि उसे पानी, खाद भी देता है। उसके आसपास के बेकार की घास काट लेता है, पौधे को जरूरी धूप भी मिले ऐसा करता है, जो ज़्यादा धूप भी ना हो जाए इसलिए उस पर छाँव भी करता रहता है, जिससे पौधा मुरझा ना जाए। ठीक इसी तरह हमें भी बच्चों को केवल महंगे स्कूल और कोचिंग क्लास में शिक्षकों के भरोसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उनके मानसिक विकास के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हर माता पिता की यह इच्छा होती है कि उनका बच्चा कोई महान कार्य करे, लोग उन्हें अपने बच्चे के नाम से जाने। हर बच्चा विकास की असीम क्षमताओं के साथ ही पैदा होता है, लेकिन हकीकत यह है कि हम उनके मानसिक विकास के लिए तंदुरुस्त समाज और माहौल का निर्माण नहीं कर पाते। उसमें छिपी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने की ज़रूरत है। कोई पढ़ाई में आगे है तो कोई संगीत में, कोई स्पोर्ट्स में आगे है तो किसी का दिमाग तकनीकी बातों में चलता है, किसी को सृजनात्मक कार्यों में रुचि है। इस पृथ्वी पर पैदा होने वाला हर बच्चा अपने आप में असीम सामर्थ्य और शक्ति रखता है। इसके वैज्ञानिक आधार भी है। अजब गजब दिमाग। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि तत्पिंडे सौ ब्रह्मांडे। इसका अर्थ है कि जो दिमाग में है वही ब्रह्मांड में है। दूसरे अर्थ में यह कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की विशालता जैसी अनंत, असीम और अमाप शक्ति हमारे दिमाग में है। कुदरत ने हमारे दिमाग को अत्यंत समृद्ध बनाया है। हमारा दिमाग अनगिनत कोषों से बना है। इन कोषों को न्यूरॉन कहा जाता है, जो एक दूसरे के साथ पेड़ की शाखाओं की तरह जुड़े होते हैं। इस शाखा के द्वारा न्यूरॉन दूसरे 10,000 से 1 लाख तक जोड़ी बना सकता है। हमारे दिमाग में ऐसी कुल जोड़ियों की संख्या 1 लाख करोड़ जितनी है। भारत की जनसंख्या 100 करोड़ है, तो उससे 1000 गुना ज़्यादा संख्या होती है। न्यूरॉन जोड़ियों की जटिलता की अगर पूरी दुनिया की टेलीफोन कंपनियों के नेटवर्क के साथ तुलना करें तो भी सभी टेलीफोन कंपनियों के कनेक्शन की जटिलता एक दिमाग के सामने केवल 10% जितना ही है। हमारे शरीर के कुल वजन की तुलना में हमारे दिमाग का वजन केवल 2% जितना ही है। फिर भी हमारा शरीर जो ऑक्सीजन लेता है उसमें से 21 से 25% ऑक्सीजन तो केवल दिमाग ही उपयोग में लेता है। हमारे दिमाग में 1 लाख मील लंबा ज्ञान तंतुओं का जाल है, जिससे हमारा दिमाग हमारी 5 इंद्रियों आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा से काम लेता है। इन न्यूरॉन्स के अलावा हमारे दिमाग में ग्लियल सेल्स भी है। ग्लियल सेल है जिनकी संख्या न्यूरॉन से भी 10 गुना ज़्यादा है। ऐसे अतुलनीय दिमाग की कंप्यूटर के साथ तुलना
हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा दिमाग 1,40,000 बिट सूचनाओं को केवल एक ही सेकंड में अपने में समाने की क्षमता रखता है। अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो एक न्यूरॉन की क्षमता आज आज के लेटेस्ट कंप्यूटर से भी ज़्यादा है। ऐसे 500 700 नहीं है, 100 मिलियन न्यूरॉन हमारे दिमाग में है। इस पृथ्वी पर पैदा हुआ हर बच्चा असीम शक्तियों का स्वामी है। हर बच्चा अपने जन्म के साथ भले ही कुछ न जानता हो या उसे कुछ न आता हो, लेकिन फिर भी वह सब कुछ जानने का और करने का सामर्थ्य रखता है। अगर आपको लगता है कि आपका बेटा या बेटी पढ़ाई में कमज़ोर है, तो मान लीजिए कि उसकी क्षमताओं का सामर्थ्य का विकास करने में आपकी कमजोरी रही है, वरना कुदरत ने तो उसे अपनी पूरी क्षमताओं के साथ ही पृथ्वी पर भेजा है। मान लीजिए कि आपने कोई नई कार खरीदी है, अगर आप उसमें समय से पानी और ऑयल चेंज ना करवाएं, उसे नियमित रूप से सर्विस ना करवाएं, तो गाड़ी अगर 1 साल में ही बिगड़ जाएगी तो गलती किसकी है। इसी तरह बच्चे को घर में अपनी शक्तियों का विकास करने के लिए योग्य मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ना मिले और उसका उचित विकास ना हो तो गलती किसकी है। ऐसे समृद्ध और संपन्न दिमाग की कुल क्षमता का 2% अंश भी एक सामान्य इंसान उपयोग नहीं कर पाता। करीब 150 से 200 करोड़ न्यूरॉन्स हमारी 70 साल की उम्र तक नाश हो जाती है और बाकी के न्यूरॉन्स भी कोई उपयोग किए बिना ही रह जाते हैं। आइंस्टाइन, गांधी जी या विवेकानंद जैसे महान पुरुष एक साधारण इंसान दोनों में मानसिक क्षमता तो एक समान ही है। फर्क सिर्फ उसके उपयोग का ही है। इन शक्तियों का थोड़ा ज़्यादा उपयोग करने से ही कई सामान्य या गरीब कुटुंब में जन्मे बच्चे आज समाज और विश्व के लिए रोल मॉडल बन पाए हैं, लेकिन 99% लोग इस शक्ति का उपयोग किए बिना ही इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। इसके लिए 2 प्रमुख कारण जिम्मेदार है। पहला है, ज़्यादातर लोग अपनी प्रकृति, हुनर या अपने रुचि के क्षेत्र में काम नहीं करते या वैसा व्यवसाय नहीं करते। दूसरा, जीवन के लिए आवश्यक अच्छी और सच्ची आदतों की शिक्षा का अभाव। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि हर इंसान अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। हर बच्चा अपने साथ ही विशिष्ट प्रकृति लेकर पैदा होता है। एक सफल माता पिता के रूप में हमें उसकी विशेषताओं को पहचानकर उसे विकसित करना चाहिए, लेकिन आज हम पढ़ाई, व्यवसाय का सिलेक्शन प्रकृति के हिसाब से नहीं, लेकिन पद, पैसा और प्रतिष्ठा के आधार पर करते हैं। परिणाम यह होता है कि बच्चा बड़ा होने के बाद जीवन भर के लिए अपनी प्रकृति से विपरीत कार्य में जुट जाता है। ऐसी परिस्थिति में वह शायद पैसे तो कमा लेगा, लेकिन उसके जीवन से प्रेम का तत्व गुम हो जाएगा। वह शायद सफल हो जाएगा, लेकिन उसके जीवन से शांति और संतोष लुप्त हो जाएंगे। वह अपना कार्य करेगा, लेकिन काम का आनंद नहीं उठा पाएगा। इसी कारणवश वह अपनी सारी क्षमताओं और संभावनाओं के साथ प्रयास नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप उसकी महत्तम मानसिक शक्तियाँ और क्षमताएं बिना उपयोग किए ही पड़ी रहेगी। इसलिए हमें अपने बच्चे का शौक, रुचि और उसकी विशेषताओं को पहचान कर उसका योग्य विकास करने में मदद रूप होना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आदत। कोई भी इंसान अपनी आदत से पहचाना जाता है। अच्छा इंसान इसलिए अच्छा है क्योंकि उसकी आदतें अच्छी हैं, और बुरा इंसान अपनी बुरी आदतों के कारण बुरा है। जीवन में समय पालन की आदत अपनाकर काम करने वाला इंसान सफलता प्राप्त करता है, तो कोई काम को पीछे धकेलते रहकर समय पर न करने की बुरी आदत के कारण असफल रहता है। कोई भी बच्चा आदतों के साथ पैदा नहीं होता, वह अपने आसपास के परिवेश से ही अच्छी और बुरी आदतों से सीखता है। अगर हम उसे अच्छी आदतों की शिक्षा नहीं देंगे तो वह बाहर की दुनिया से बुरी आदतों का स्वीकार करेगा। इसलिए अपने संतान की मानसिक शक्तियों के विकास के लिए उसे अच्छी आदतों की शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। जब अपना बच्चा अपनी रुचि या शौक के क्षेत्र में कार्य करेगा, तब अपनी पूरी क्षमताओं और कार्य दक्षताओं के साथ काम करते हुए सफलता के ऊंचे शिखर तक पहुंचेगा। उसे दी गई अच्छी आदतों की शिक्षा उसका अच्छा चरित्र निर्माण करेगी। उसके साथ वह
सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन जी सकेगा। अब हम इन दोनों बातों को समझते हैं। बच्चे के रस रुचि के क्षेत्र को विकसित करें। बच्चा बीज के समान होता है, विकास की बेहतर संभावनाएं उसमें होती है। वह जो चाहे वह बन सकता है, अगर आप उसे वह बनने के लिए मजबूर ना करें जो आप चाहते हैं। बच्चे का मानसिक विकास करके उसे सफल और सुखी जीवन प्रदान करना है तो हमें बच्चे की विशेषता और उसके रस रुचि के क्षेत्र को ही उसके जीवन का इंजन बनाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णित एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार भक्त ने देवों को प्रश्न किया कि जीवन क्या है। इस समग्र जीवन को समझने के लिए अगर कोई एक ही शब्द कहना हो तो वह शब्द हो सकता है। प्रश्न मुश्किल था, देवों के पास कोई उत्तर नहीं था। देवों ने ऋषियों को यह प्रश्न पूछा। ऋषियों ने अग्निकुंड में अग्नि देवता से प्रार्थना करके कुंड से उत्तर मांगा। अग्नि कुंड से एक वाक्य बना कि जीवन का अर्थ है रस। जीवन में रस ही सर्वस्व है। आपको किसी इंसान के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आपको उस इंसान में, उसकी बातों में, उसके काम में रस है। हम कोई चीज़ बाजार से खरीदते हैं क्योंकि हमें उस चीज़ में और उसके उपयोग में रस है। जिस इंसान को जीवन जीने में कोई रस ना हो, उसे ये जीवन जीने का कोई अर्थ ना दिखाई दे, तब वह डिप्रेशन में चला जाता है और आखिरकार अपनी जीवन लीला समेट लेता है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसे कहा है, रसः अहम अप्सु कौन्तेय, पदार्थ में मैं रस हूँ। सोचिए, आपका किसी अन्य इंसान, चीज या प्राणी के साथ संबंध का सेतु कौन सा है? वह सेतु है रस। करीब 95% माता पिता अपनी संतानों के रस के क्षेत्र को न जान पाते हैं, न उसका विकास कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप लाखों विद्यार्थी ऐसी शिक्षा पाते हैं जिनमें आगे बढ़ने की और कामयाब होने की उन्हें इच्छा ही नहीं होती। जिस काम में उन्हें रस नहीं होता, वह काम वह पूरे उत्साह से नहीं कर पाते। उनका उत्साह कम हो जाता है और वह अपना आत्मविश्वास खो देता है। दुख की बात तो यह है कि हमें अनजाने में हुई गलती को हम उसके नसीब का नाम देकर संतोष मान लेते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि इंसान जब तक अपने लिए सही जगह ढूंढ नहीं लेता, तब तक वह आदर्श विजय नहीं पा सकता। एक रेल इंजन उसकी पटरियों पर शक्तिशाली होता है, लेकिन उसे अगर पटरी से नीचे उतार दिया जाए तो वह अपनी पूरी ताकत गंवाकर कमज़ोर बन जाता है। हमारा और हमारे बच्चों का भी ठीक वही हाल होता है। जब तक वह अपनी पसंद और रस रुचि का कार्य करता है, तब तक जितना शक्तिशाली होता है, उतना वह अन्य कार्य करते समय कमज़ोर बन जाता है। लता मंगेशकर को उनके गायकी से प्राप्त पैसों और प्रसिद्धि के बारे में आप जानते हैं। अगर उन्हें किसी फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया जाए तो क्या वह अपना काम सफलता से कर सकेगी? क्योंकि वह काम उसकी प्रकृति का नहीं है। बस यही बात तो आपको अपने बच्चे के बारे में समझनी है। अति सफल लोगों की सफलता का रहस्य ढूंढने के लिए मैं 1000 से भी ज़्यादा लोगों से समग्र जीवन का अध्ययन किया है। इस दिशा में 4 साल तक संशोधन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हर सफल इंसान ने अपनी प्रकृति, अपने रस और रुचि के विषय को, अपनी विशेषता एवं अपने हुनर को विकसित कर सफलता प्राप्त की है। उसमें उनके माता पिता की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही थी। अपने बेटे के रस के क्षेत्र को जानकर अब्राहम लिंकन ने अपनी स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखकर बताया था कि मेरे बेटे को आपका आकाश, पंछी, सूर्य, पेड़ जैसे कुदरत के रहस्यों को जानने का अवसर देना। नरेंद्र पढ़ाई में होशियार नहीं था। उसे पूरे दिन किताब में रस डुबाकर बैठना अच्छा नहीं लगता था। होमवर्क पूरा करने के बाद वह तुरंत ही खेलने में या कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ने में अपना समय देता था। साथ ही वह नियमित रूप से व्यायाम भी करता था। उन्हें धर्म के बारे में जानने की पहले से इच्छा थी। माता ने उनके इस रस को विकसित करने में अपना पूरा योगदान दिया। इस रस का निर्माण
किसने किया, ईश्वर कौन है, उन्हें उसे देख सकते हैं या नहीं, जैसे कई प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए नरेंद्र उत्साहित हुआ। उत्तर की खोज में उसकी भेंट श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई और आगे चलकर यही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के रूप में आध्यात्मिक क्षेत्र में सारे संसार में विख्याति प्राप्त हुआ। सोचिए, अगर उनकी माता ने उन्हें यह कहा होता कि पढ़ाई छोड़कर ऐसी किताबें क्यों पढ़ता है, पढ़ो वरना अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जैसी सलाहें दी होती, तो उन्होंने अगर नरेंद्र की प्रकृति से विपरीत उसे जबरदस्ती पढ़ाकर किसी नौकरी या व्यवसाय में लगा दिया होता, तो आइजैक न्यूटन की भेंट जब खो जाती या किसी और के खेत में जाकर फसल का सत्यानाश कर देती, उसे खा जाती थी, तब न्यूटन कहीं बैठकर कोई किताब पढ़े रहे होते थे या कोई प्रयोग कर रहे होते थे, अपनी बनाई हुई पानी की चक्की का ख्याल रखते थे, पास के किसी झरने से पानी की पिचकारी लगाते थे या इंद्रधनुष देख रहे होते थे। उनकी इन हरकतों को देखकर उनकी माता समझ गई थी कि अपने बेटे का निर्माण खेती करने के लिए नहीं हुआ है। उन्होंने न्यूटन की प्रकृति और उसके हुनर को देख उसे उस क्षेत्र में विकसित करने में पूरा सहयोग दिया और लोग जिसे शरारती और लापरवाह बच्चा समझते थे, वह ही बच्चा आगे चलकर सर आइजैक न्यूटन बना। अगर उस समय न्यूटन के माता पिता ने उसकी प्रकृति और रुचि की परवाह किए बिना उसे रोक टोक ठोक पद्धति से सुधारने की कोशिश की होती, तो न्यूटन के रस रुचि को नज़रअंदाज कर उसे महंगे ट्यूशन क्लास लगाकर पढ़ाने की कोशिश की होती, तो क्या ये छोटा सा न्यूटन आगे चलकर सर आइजैक न्यूटन बन पाता।